हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिज़िक्स फॉलोवर्स। मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूले याद करने में भी आसानी रहे। फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ्स के बगैर इनकम्प्लीट है। अगर आपको मैथ्स नहीं आता, अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं आते तो आप फिज़िक्स को कभी भी बीट नहीं कर सकते। इसलिए आप मेरे फेसबुक चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और भी अदर फार्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ऑल मैं फेसबुक पे अपलोड कर रही हूँ ताकि फ़िज़िक्स अच्छे से समझ सकें। अच्छा, फिज़िक्स में प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो बायो, जिन बच्चों के पास पीसीबी होता है, बायो सब्जेक्ट होता है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जिन बच्चों के पास मैथ्स होता है वो कंपैरेटिवली फ़िज़िक्स को आसानी से समझ लेते हैं। तो मैंने स्पेशली बायो वाले बच्चों के लिए वो सारे फॉर्मूलेज अपलोड किए हैं। तो आप एक बार मेरा चैनल, फेसबुक वाला पेज और मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर विज़िट करें, जो कि फ़िज़िक्स फॉलोवर्स के नाम से ही है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास 12 का अगला टॉपिक, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा था, हमने ये इसके पहले जो वीडियो थी इसका पार्ट 1 था, उसमें हमने देखा था कि दो चार्जेस के बीच में जब फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उनका रिस्पांस क्या आता है, उस फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला जनरेट होता है, किस किस डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वो सब कुछ हमने देखा था। अब सिचुएशन ये भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उस सिस्टम में दो ही चार्जेस हों, सिस्टम में मोर देन 2 चार्जेस हो सकते हैं। तो अगर मोर देन 2 चार्जेस हैं तो हम उन फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करेंगे और उस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या आएगी, आइए समझते हैं। देखिए मैंने क्या लिया है, पहले आइए डायग्राम क्लियर करते हैं। ये ओरिजिन है आपका O, ठीक है। उस ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं या 3 चार्जेस एक्ट कर रहे हैं। वो चार्जेस क्या हैं, Q1, Q2 एंड Q3। इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, Q1 की डिस्टेंस है R1, Q2 की डिस्टेंस है R2 और Q3 की डिस्टेंस है R3। ठीक है, ये डायग्राम इतना क्लियर है। अब Q1 और Q2 की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा, F12। ठीक है, F12 में किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, Q1 का और Q2 का। ठीक है, अब इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं F13 किसका रिजल्टेंट है, जब 1 और 3 चार्ज के बीच में फोर्स एक्ट कर रही होगी तो हमारा क्या फोर्स आएगा, हमारा फोर्स आएगा F13। इन द सेम वे अब हमारे पास सारे चार्जेस हैं, सारे डिस्टेंसेस हैं। 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, R12 कैप। 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस क्या है, R13 कैप। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस है तो R13 हो जाएगी। ये 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस है तो ये R12 हो जाएगी। अब F13 और F12 का रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, F1। ठीक है, जो नेट फोर्स होगा 1 और 3 के बीच में F13 और F12 की वजह से वो होगा आपका F1, जो मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब हमने देखा है कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट जब 2 पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स एक्ट कर रही है तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब F is directly proportional to Q1 and Q2 and F is inversely proportional to R square। तो जब हम दोनों को साथ में लिखते थे तो ऐसे लिखते थे। मैं जस्ट एक रिवीजन दे रही हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर का। आपको डिटेल्ड स्टडी चाहिए तो आप पहले का लेक्चर विजिट कर सकते हैं, मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया था, F इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या था, ये कांस्टेंट था। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, अब हम इस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चार्जेस की। तो F1 और 2 के बीच देखते हैं, F1 2 के बीच कूलम्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, F12 will be equal to 1 upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 2 है तो चार्जेस क्या होंगे, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12 कैप। ठीक है, F13 के बीच में क्या आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपॉन r13 इंटू r13 कैप। ठीक है, अब F12 और 13 का रिजल्टेंट क्या है? F1। ट्रायंगुलर लॉ लगा दो इसमें। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू F13 प्लस F12। F13 और F12 की वैल्यू रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? Q1 Q2, सॉरी 13 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे Q3 आएगा। F13 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो Q1 Q3 अपॉन r13 इंटू r13 कैप, और F12 की वैल्यू पुट करो यहाँ से तो आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन r12 इंटू यूनिट वेक्टर r12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स F1, F13 और F12। ठीक है बच्चों, अगर हमारे सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, यहाँ पे तो हमने सिर्फ 3 लिए थे, तो यहाँ पे क्या है? Q1 Q3 Q1 Q2। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं उसकी वजह से नेट फोर्स क्या आएगा? उसकी वजह से नेट फोर्स आएगा F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबसे कॉमन आ जाएगा। इसमें और इसमें क्या और टर्मिनोलॉजी कॉमन है? इसमें और इसमें कॉमन है हमारा Q1, तो हम Q1 को ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, या Q1 अपॉन भी लिख सकते हैं, इंटू अंदर क्या वैल्यू बचेगी? अंदर वैल्यू बचेगी Q, इस यहाँ से लिखते हैं, यहाँ वैल्यू क्या बचेगी? Q2 अपॉन r12 इंटू r12 कैप प्लस Q3 अपॉन r13 इंटू r13 कैप प्लस Q4 अपॉन r14 इंटू r14 कैप एंड सो ऑन, प्लस Q1n अपॉन r1n इंटू r1n कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिस्टम पे नेट फोर्स व्हेन n नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? ये हमने सिंपली कुछ नहीं किया। यहाँ पे सॉरी मैंने Q0 लिख दिया है, Q0 की जगह आएगा यहाँ पे Q1, क्योंकि सब में क्या कॉमन है? सब में Q1 कॉमन है। तो F1 की वैल्यू यहाँ से Q1 अगर कॉमन ले लेंगे, हमने तो यहाँ पे सिर्फ 1 और 3 के लिए किया है और 1 और 2 के लिए किया है। इस सिस्टम में अगर n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो आपका टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या आपने पहले कभी ये वर्ड सुना है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड शायद सुना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सुना हो। मैंने पहले के लेक्चर में भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। इन दोनों के एग्जिस्टेंस को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर हम रोटेटिंग मैग्नेट्स के पास अगर कोई हम कंडक्टिंग कॉइल लेकर आएँ तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो आप डिटेल में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चला हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी भी कोई चीज़ होती है, कोई टर्मिनोलॉजी होती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। हमने एक चेम्बर लिया। ठीक है, इस चेम्बर में हमने वैक्यूम क्रिएट की। ठीक, अब इसके अंदर हमने एक चार्ज रखा, उस चार्ज का नाम है कैपिटल Q। अब कूलम्स लॉ कब लगता है? जब दो चार्ज होते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अब इस कैपिटल Q को तो यहीं रहने दिया, इसके पास एक हम चार्ज लेके आए स्मॉल q। ठीक है, तो क्या हुआ? इस Q और ये Q, इन दोनों चार्जेस में कुछ इंटरेक्शन हुआ, फोर्स जनरेट हुई। जो फोर्स जनरेट हुई वो फोर्स क्या जनरेट हुई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r²। ठीक है, अब फिर हमने इस चार्ज को यहाँ से हटा लिया तो क्या हुआ? हमने इस चार्ज को स्मॉल q जो हमारे पास चार्ज है, हमने इस चार्ज को यहाँ से हटा लिया तो क्या सिस्टम में कोई फोर्सेस नहीं रह गई? ठीक है,
सिस्टम में कुछ फोर्सेस रह गई और वो किस पे डिपेंड करेंगी, इसके पास अभी भी कुछ फोर्स है, वो फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, वो क्यू इससे कितनी डिस्टेंस पे है उस पे डिपेंड करेगा। अगर आप क्यू को नज़दीक लेके आओगे तो क्या फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। और अगर क्यू को दूर लेके जाओगे तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये गैप और इस गैप में हम मतलब क्यू को यहाँ लेके आ रहे हैं और क्यू को थोड़ी सी डिस्टेंस पे रख रहे हैं, तो उससे फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और जब फोर्स हम हटा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड से एक बेटर टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक्सपेरिमेंट तो ये हमने समझ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट चार्ज हो गया हमारे पास क्यू, इससे बहुत सारी लाइंस जनरेट हो रही हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन। ये है आउटवर्ड। अब हमारा ओरिजिन है यहाँ पे ओ। अगर आप ओ के पास में देखते हो तो इन लाइंस के बीच में जो गैप है वो गैप काफ़ी कम है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लाइंस के बीच में गैप कम है। अब जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर चले जाओगे, ये चार्ज यहाँ पे रखा है, जैसे जैसे आप इससे दूर चले जाओगे तो आप ये देखोगे, देखो ये गैप बढ़ रहा है ना, दिस गैप इज इंक्रीजिंग। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वीक हो जाएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर हैं, कॉम्पैक्ट हैं, उतने ही एरिया में नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हैं, तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरेटिवली वीक रहेगी एज़ कम्पेयर टू ओरिजिन। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ई से। ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल क्यू लेते हैं, फोर्स में हम जो है वो दोनों क्यू लेते हैं क्योंकि चार्ज आया और चार्ज को हमने वहाँ से हटा दिया, लेकिन जब चार्ज कैपिटल क्यू के पास आया था तो उसने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी थी। दूसरे चार्ज की प्रेजेंस और एब्सेंस का अब उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सिस्टम के पास अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, सिस्टम के अंदर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेटेड हैं। तो ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमारे पास ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। मैंने जो डायग्राम में दिखाया है वो आपको 4 चार्जेस दिखाए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। इन चारों चार्जेस से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया है, वो पॉइंट है हमारा P, ठीक है। अब इस P पॉइंट की सबसे डिस्टेंस क्या है, Q1 से क्या हो जाएगी R1P, Q2 से हो जाएगी R2P, Q3 से हो जाएगी R3P और Q4 से हो जाएगी R4P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट होगी, हमें इस टोटल सिस्टम पे n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है हमें वो जानना है। तो हमारे पास E1 क्या आएगी, E1 आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1P अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप, ठीक है। अब हमने Q1P नहीं लिया, हमने Q1 लिया है। इन द सेम वे E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप। इन द सेम वे E3 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3P स्क्वायर इंटू R3P कैप। एंड सो ऑन हम कर सकते हैं एन के लिए। तो जब हम इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड सो ऑन। जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 में क्या आ रहा है Q1,
अपॉन r1p² इंटू r1p कैप प्लस Q2 अपॉन r2p² इंटू r2p कैप प्लस Q3 अपॉन r3p² इंटू r3p कैप। ठीक है, अब अगर n नंबर है तो क्या करेंगे, इसको समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E इज इक्वल टू समेशन, अच्छा पहले कांस्टेंट बाहर लिखते हैं हमेशा समेशन से, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन I इज इक्वल टू 1 to n के बाद क्या चेंजेस आएंगे, QI समेशन QI डिवाइडेड बाय RIP² इंटू RIP कैप। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन n नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर इन द सिस्टम। अब I की वैल्यू 1 रख के देखो, I की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो Q1 अपॉन R1p² इंटू R1p हो जाएगा। I की वैल्यू 2 रख के देख लो, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया है जब सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तब। ठीक है, क्लियर है आपको? आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट है, मेरे पूरे लेक्चर में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बच्चों आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एनालॉगस क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब उसी के ही सिमिलर है। अब हम इसको समझेंगे कैसे, हम समझते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक है, उसका कोई एलिमेंट ले रहे हैं और एलिमेंटल एरिया ले रहे हैं डेल्टा S। हम इस प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराते हैं। पहले ये समझो कि हम इस प्लेट से कोई लिक्विड, कोई फ्लूइड को हम फ्लो करा रहे हैं, तो इस प्लेट के थ्रू जो लिक्विड पास होगा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दैट जब हम इसको टिल्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास ये कोई प्लेट है, ऐसे समझो हमारे पास ये कोई प्लेट है, हमें इसके इधर से, ये हॉलो है, ये कंसीडर करो ये हॉलो है, मतलब यहाँ से अंदर से कट है। तो जब ये ऐसे सीधे रखिए, मुझे यहाँ से इसमें कोई लिक्विड पास कराना है, तो यहाँ से जो लिक्विड आएगा वो ज़्यादा आएगा। किस कंडीशन में, अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूँ और पानी वैसे ही रहने दूँ तो कम क्वांटिटी फ्लो करेगी। अब टेढ़ा ऐसे भी कर सकती हूँ, टेढ़ा ऐसे भी कर सकती हूँ, तो कम क्वांटिटी इससे पास थ्रू होगी। जब ये ऐसे स्ट्रेट वर्टिकल कंडीशन में है तब इससे जो फ्लूइड पास होगा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जो कि मैंने इन दोनों डायग्राम्स में कंपेयर करके दिखाया है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी सिस्टम से पास थ्रू होने की बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से। फाई कैसे बनाते हैं, ज़ीरो बना के क्रॉस कर देना। फाई की वैल्यू होती है E डेल्टा S। ठीक है, E क्या है, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाई को क्या कहते हैं, फाई को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। E क्या है, E इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और डेल्टा S क्या है, डेल्टा S है आपका एलिमेंटल एरिया। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा एक बात और ध्यान रखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, अगर नेगेटिव चार्ज है उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, और अगर दोनों चार्ज है तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर हमारा चार्ज है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव Q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है। एरो जो लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी बच्चों। ठीक है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, वो इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, मतलब ये एरो अंदर की तरफ लगेगा नेगेटिव चार्ज में। और जब दोनों हैं उसके केस में क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दो, एक नेगेटिव चार्ज रख दो, मतलब यहाँ से निकल रही है और इधर जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई का मतलब क्या होता है, टू, डाई वर्ड का मीनिंग होता है टू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास पेयर ऑफ चार्जेस होते हैं, मतलब पेयर का मतलब दो हो गया, एक क्यू चार्ज हो गया, एक माइनस क्यू चार्ज हो गया, और दीज टू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस विच इज कॉल्ड 2a। सेंटर हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो a डिस्टेंस, इस q कितना डिस्टेंस है सेंटर से a, और ये कितना माइनस q कितना डिस्टेंस है a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम इन विच टू चार्जेस, टू ऑपोजिट चार्जेस, वन इज पॉजिटिव q चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव q चार्ज, बोथ द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। लेकिन अब ये बात भी ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो हमारा सिस्टम होता है उसके ऊपर नेट चार्जेस जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव क्यू चार्ज हो गया, एक नेगेटिव क्यू हो गया, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है और साइन ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम में नेट चार्जेस ऑलवेज ज़ीरो, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस जनरेट करेंगे, प्लस क्यू भी जनरेट करेगा और माइनस क्यू भी जनरेट करेगा। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन आप याद रखें। फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा पॉइंट है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, वो पॉइंट हमारा उसी एक्सिस पे लाई करता है जिस एक्सिस पे हमारा डाइपोल है। मतलब ये हो गया हमारा डाइपोल और ये एक्सिस हो गई हमारी पॉइंट P की। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव, इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव Q चार्ज है, इस पॉइंट पे एक नेगेटिव Q चार्ज है। तो ये हो गया हमारा डाइपोल। इसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी हो गई, A इधर हो गई, A इधर हो गई, मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई डाइपोल की हमारी 2a। इससे कोई डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले रहे हैं हम P, लेकिन उस पॉइंट P की एक्सिस क्या है, इसी के एक्सिस पे लाई करती है। तब उस केस में हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो देखते हैं ये क्या आएगी, ठीक है। तो हमारे पास E जो है, E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना आएगा, E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू है, तो मतलब क्यू चार्ज आएगा। क्यू चार्ज डिवाइडेड बाई प्लस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है क्यू की, R माइनस A, ये डिस्टेंस A हो जाएगी। तो P और Q के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, दिस डिस्टेंस इज R माइनस A, ठीक है। तो Q अपॉन R माइनस A स्क्वायर इंटू P कैप। P कैप क्या है, P कैप इज द यूनिट वेक्टर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं इक्वेशन 2 क्या है। इक्वेशन 2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस क्यू है, माइनस क्यू के लिए डिस्टेंस क्या है P से, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी R प्लस A। डायग्राम में देखिए ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस A है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गई हमारे पास R प्लस A। पुट कर देंगे R प्लस A का स्क्वायर इंटू R प्लस A होल स्क्वायर इंटू P कैप। P कैप हमारा वही है यूनिट वेक्टर। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, मतलब E रख लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स, E प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी प्लस E माइनस क्यू, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को भी अगर बाहर निकाल लें तो क्यू को भी बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज है तो ये आएगा 1/R माइनस A स्क्वायर, इसका माइनस आ जाएगा माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू यूनिट वेक्टर P कैप। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद आएगा Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर पी कैप। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कंडीशन ये है कि R इज़ मच ग्रेटर देन A, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R की पावर 4 हो जाएगी। R की पावर 4 तो और भी ज़्यादा ग्रेटर है A की पावर 4 से, तो हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट करने के बाद क्या आएगी हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 AR डिवाइडेड बाई R की पावर 4 इंटू वैक्टर P कैप। इससे ये करेंगे तो ये आ जाएगा R क्यूब। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4A अपॉन R क्यूब इंटू P कैप। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा पॉइंट लाई कर रहा है इक्वेटोरियल प्लेन पे, मतलब पहले कहाँ लाई कर रहा था, इसी ये जो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं उसी के एक्सिस पे हमने पॉइंट पी लिया था। अब हमने इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये हो गए हमारा डाइपोल, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई ये। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट पी। ठीक है तो लेट अस कंसीडर इस पी पे ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दिस इज़ योर नेगेटिव क्यू, दिस इज़ योर नेगेटिव क्यू चार्ज। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है ई पॉजिटिव क्यू, क्योंकि पॉजिटिव क्यू ये है, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ए नेगेटिव क्यू की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और रिजल्टेंट जो हमारा एक्ट कर रहा है, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी इसी के एक्सिस के पैरेलल में लाई करेगी। ये एंगल थीटा में गिवन है, ये भी थीटा हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा ए है, ये हमारा आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको संभाल कर रखो, आगे इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ई ड्यू टू पॉजिटिव क्यू कितना होगा, ई ड्यू टू पॉजिटिव क्यू विल बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ही हो गया अंडर रूट और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव क्यू से यहाँ इसकी डिस्टेंस यही तो थी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हटा दो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन, अच्छा इंटू वो भी तो आएगा पी कैप, पी कैप जो हमारा यूनिट वेक्टर है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी आपके पास। ठीक है, अब हम निकालते हैं ई ड्यू टू नेगेटिव क्यू, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यूनिट वेक्टर वही आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर हो गया हमारा पी कैप। अब देखिए इनके कॉस कंपोनेंट कहाँ आएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इन दोनों के कॉस कंपोनेंट आएंगे। वेक्टर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। और साइन कंपोनेंट कहाँ आएंगे, साइन कंपोनेंट आएंगे हमारे वर्टिकल एक्सिस पे, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे इसके साइन कंपोनेंट आएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और दोनों का कॉस कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये हो गया हमारा टोटल ई की वैल्यू। तो टोटल हम रिजल्टेंट निकालते हैं ई, तो ई क्या आएगा, ई की वैल्यू हो जाएगी, क्यू कॉमन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा नेट रिजल्टेंट जो होगा
वो होगा माइनस ऑफ ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू। दोनों की वैल्यू रख दो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा कॉस थीटा भी आएगा साथ में यहाँ पे, क्योंकि नेट रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कॉस थीटा की वजह से आ रहा है। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वैक्टर पी कैप। ये हो जाएगा ट्वाइस, क्योंकि दोनों कॉमन है ये, और ये दोनों की वैल्यू सेम है। अब इंटू कॉस थीटा भी है यहाँ पे, इंटू कॉस थीटा भी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या होती है कॉस थीटा की वैल्यू होती है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये और ये ऐड होके पावर कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगी पावर 3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इज इक्वल टू -2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू यूनिट वेक्टर पी कैप। ठीक है। क्या हम इसको फर्दर कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं? अगर पहले वाली कंडीशन लगाओ, इफ आर स्क्वायर इज इफ आर इज मच ग्रेटर देन ए, तो आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको नेग्लेक्ट कर दो ए स्क्वायर को। अब ये हो जाएगा, इस पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर की ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो फाइनली आएगी वो ये आएगी, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर क्यूब इंटू ठीक है बच्चों। बच्चों इस चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है गॉसेस लॉ या गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम क्या कंसीडर करते हैं, हम एक स्फेयर कंसीडर करते हैं, उसके सेंटर पे एक चार्ज प्लेस है Q, इस स्फेयर की रेडियस है R। ठीक है, तो हम इस स्फेयर का एक एलिमेंट कट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि स्फेयर लिया, उस स्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज कंसीडर किया Q, स्फेयर की रेडियस है R, तो हमने उस स्फेयर का एक एलिमेंटल एरिया कट कर लिया है। एलिमेंटल एरिया क्या है, डेल्टा S। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इस S से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो पास हो रही है E। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस, एलिमेंटल एरिया से जो फ्लक्स पास होता है, फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, हमने जस्ट अभी पढ़ा है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो जाता है E डॉट डेल्टा S। डेल्टा S क्या है, सरफेस एरिया। अगर टोटल फ्लक्स फाई है तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई है तो E इंटू S हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर के केस में, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू रख देंगे सरफेस एरिया की। S तो डेल्टा S हमारा क्या है, डेल्टा S है हमारा एलिमेंटल एरिया। S क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा S, मतलब इन सारे एलिमेंट्स को, इस स्फेयर को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में कट करें, उन सारे कट्स को अगर जोड़ दें तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से हम फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है या कुछ एडिशनली आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।